हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था और इकोनॉमिक्स में हमने नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया था पूरा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। हम सारे के सारे जो MCQs हैं वो एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे, मतलब 2-3 वीडियोस बना लेंगे उसके ऊपर कि एक दिन नेशनल इनकम के सारे हो गए, एक दिन मनी एंड बैंकिंग के, इनकम डिटर्मिनेशन के। इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बेटा मैं बार बार आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। तो आपको कोई भी डाउट्स है बच्चों तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। बस एक हफ्ते का टाइम पीरियड आप लोगों के पास बचा है और हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पहले ही कवर कर ली हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो मैं आपके ग्रुप में आपसे जो लिंक्स हैं वो शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ओके। और आज आप लोगों का टेस्ट होगा असाइनमेंट के थ्रू। इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे और जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बनता है उसी पैटर्न पर हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ उसको सॉल्व करके हमें भेजें, असाइनमेंट में आप अटैच कर दें। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पिक्चर क्लिक करके जिस कॉपी पे आपने जो अपने आंसर्स मार्क किए हैं वो हमें भेज दें, हम आंसर की अपलोड कर देंगे। फिर अपने आप को एवेल्यूएट करें और फिर हमें बताएं कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमें क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि लास्ट में मैंने देखा था जो हमने असाइनमेंट लिया था आपसे 80 मार्क्स का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 28 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चों जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप अपने आप को एवेल्यूएट नहीं कर सकते, ओके। लेट्स स्टार्ट। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मनी। तो मनी की अगर हम डेफिनेशन देखें, मनी की परिभाषा देखें तो मनी क्या कहती है। मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड। मनी कुछ भी हो सकती है जो हर जगह इजीली एक्सेप्टेबल हो। During the time of civilization, there was a concept of barter system, but there were so many difficulties, so many limitations. That's why barter system को हमने क्या किया, रिमूव किया। एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जिससे हम इजीली गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। एंड एक कॉन्सेप्ट आ गया, वो कौन सा था, मनी। और मनी क्या है, विच इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो जनरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, ओके। जिसको हम क्या कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मनी। तो मनी में भी डिफाइन एज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and at the same time act as a measure of value and standard of deferred payment. What is standard of deferred payment? In case of money, the future payment इज पॉसिबल। लेकिन बार्टर सिस्टम में हैंड टू हैंड हमें गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को क्या करना पड़ता था, एक्सचेंज। वहां सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं था, किसका एक्सचेंज था, गुड्स का एक्सचेंज था, ओके। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की, कि मनी के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो मनी का प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। कि ये मनी का एक प्राइमरी फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, के मनी के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं और हर एक चीज को मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, के मनी से फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं। एंड मनी स्टोर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थ्रू नेफ्ट, RTGS, ये इसके थ्रू हम कर सकते हैं। कंटिजेंट फंक्शंस क्या हो सकते हैं बच्चों, आप लोगों ने तो सिर्फ 2 ही पढ़े थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कंटिजेंट फंक्शन में क्या होता है, बेसिस ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी, बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर्स, maximum satisfaction to the consumers, basis of distribution of income, okay। तो these are the contingent functions which are performed by money। तो आप लोगों को इनका मीनिंग की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा कंटिजेंट है, ठीक है। बात समझ में। बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम क्या था, इट इंप्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना मनी के यूज के हम गुड्स को गुड्स के साथ क्या कर सकते थे, एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, ओके। और वहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से उस कॉन्सेप्ट को रिमूव करके एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको हमने मनी का नाम दिया। जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जो सारी की सारी उसकी क्या बन जाए, एडवांटेजेस बन जाए, ठीक है। लिमिटेशंस किस में कन्वर्ट हो जाए, एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लाए, मनी। तो सबसे पहला है हमारे पास लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम हम किसी भी चीज को मनी में मेजर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर कोई मेजरिंग यूनिट था ही नहीं। गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था, इसलिए उसको बोला जाता था C2C इकोनॉमी या
कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब सपोज करिए एक ए है और एक बी है, ठीक है, एक ए है एक बी है। अब जो ए के पास एक्स्ट्रा है, जो ए के पास एक्स्ट्रा है और जो बी के पास एक्स्ट्रा है, अब इन दोनों की जरूरी नहीं है कि इन दोनों की सेटिस्फाइड ये एक साथ हो जाएं। जैसे सपोज करिए ए के पास शूज हैं, ए के पास क्या है शूज, और बी के पास है वीट, लेकिन ए को चाहिए एप्पल, ए को क्या चाहिए एप्पल, और इस वीट वाले को क्या चाहिए मैंगो, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। तो आपस में ये दोनों गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, के इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट्स नॉट पॉसिबल, फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल ही नहीं थे, हैंड टू हैंड गुड्स को एक्सचेंज करना होता था आपको। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, हम गुड्स को ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर सपोज करिए आपने 1 लाख का पेमेंट करना है, 1 लाख का पेमेंट, तो 1 लाख का पेमेंट आप डिवाइड करके कर सकते हो, 50,000, 30,000, 20,000 एंड सो ऑन, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में अगर आपने कोई हॉर्स 100 बोरे चावल के बदले में कोई हॉर्स एक्सचेंज करा है आपने, तो हॉर्स को आप टुकड़े नहीं कर सकते कि पहले उसकी गर्दन ले जाओ, फिर उसकी 2 टांगे ले जाओ, फिर बाद में 2 टांगे ले जाओ, फिर बाद में उसकी पूंछ ले जाना, इस तरीके से तो नहीं करोगे ना। तो यह है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, वहाँ पे सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो सकती थी। सपोज करिए आई एम टीचर, मैं आपको टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, एंड योर फादर इज द डॉक्टर, आपके फादर कौन है, वो डॉक्टर हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको पढ़ाया तो आपके पापा कहेंगे कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बच्चों को टीचिंग सर्विसेज दी हैं, ठीक है, अब मैं भी आपको अपनी सर्विसेज दूंगा, मेरे इंजेक्शन ठोक दे ज़बरदस्ती, ऐसा थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विसेज को एक्सचेंज करने में बहुत डिफिकल्टीज थी, इसलिए सिस्टम को रिमूव करके एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मनी का नाम, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी से पहला सवाल ये अराइज हो सकता है कि मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों याद रखना, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्टॉक वो कॉन्सेप्ट है जिसको हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। सो मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक के मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई वो है, मनी सप्लाई क्या है, पैसा जो किसके पास है, पब्लिक के पास है, वो पैसा जो पब्लिक का करंट अकाउंट में है, ठीक है, या फिर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, तो इन्हीं को हम मनी सप्लाई का नाम देते हैं। और ये क्या है, हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी, करेंसी नोट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स इन सर्कुलेशन आर हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ गई, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, इट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। Supply of money does not include cash balance held by central and state government and stock of money held by banking system of a country as they are not in actual circulation of the country। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट को और अदर बैंक्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते मनी सप्लाई में। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो M1 देखो, ये मनी सप्लाई का एक सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज M1। C plus DD plus OD। C stands for currency and coins with the public, DD stands for demand deposits या फिर demand deposits या फिर current deposits of the public with the banks, OD is equals to other deposits। अगर M2 की बात करें तो M2 क्या है, M2 ये M1 इज क्या है, M1 है हाईली लिक्विड, लेकिन इट इज द नैरो कॉन्सेप्ट। M2 क्या है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। M3 क्या है, M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। M4 होता है M3 प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग द डिपॉजिट्स ऑफ NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाईली लिक्विड कौन सा है, M1 इज द हाईली लिक्विड, यही याद रखना है बस आपको, M1 इज द हाईली लिक्विड, ठीक है। M4 इज द लीस्ट लिक्विड, M4 क्या है, एक लीस्ट लिक्विड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो M3 इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, M3 क्या है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, और M1 क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, बस यही याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा मनी से रिलेटेड सारी चीजें। अब मनी देखो, एक होती है फिएट मनी। फिएट मनी इज दैट मनी जिसको आप लेने के लिए क्या हो, लीगली बाउंड हो, जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। मतलब करेंसी नोट्स और कॉइन्स, जो भी गवर्नमेंट ने नोट्स और करेंसी चलाई है, आप उसके लिए लीगली बाउंड हो कि आपको उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी, ओके। बात करते हैं अब हम कॉमर्शियल बैंक्स की। कॉमर्शियल बैंक्स देखो, कॉमर्शियल बैंक्स आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक
एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो क्या करते हैं, हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और याद रखना, द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ बोरोइंग एंड द रेट ऑफ लैंडिंग इज कॉल्ड स्प्रेड। वो पैसा, अगर देखिए आपकी सेविंग्स पर कमर्शियल बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आपने कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर लिया, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो ये इंटरेस्ट जो दोनों का डिफरेंस है इसको हम स्प्रेड का नाम देते हैं। कभी आ सकता है क्वेश्चन कि डिफरेंस क्या होता है, रेट ऑफ बोरोइंग और रेट ऑफ लैंडिंग का जो डिफरेंस है क्या कहलाता है, वो स्प्रेड कहलाता है। एंड दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक्स। कमर्शियल बैंक का ये क्या कहलाता है, प्रॉफिट। इन लेमन लैंग्वेज हम इसे प्रॉफिट कह सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेड बोलेंगे। तो कुछ फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में है सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन टू द पब्लिक। ओके, फिर उसके बाद आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप क्या कर सकते हो, डिस्काउंट करा सकते हो। कहाँ से, कमर्शियल बैंक से आप क्या करा सकते हो, डिस्काउंट करा सकते हो। सपोज करो एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है, ठीक है, 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो 3 महीने से पहले वो बिल मैच्योर नहीं हो सकता, लेकिन ड्रॉर को पैसे की जरूरत पड़ रही है बिफोर द मैच्योरिटी, तो वो क्या करेगा, इस केस में वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और उस बिल को कमर्शियल बैंक को देगा। कमर्शियल बैंक कुछ अपने चार्जेस लेगा और बाकी को उसको क्या कर देगा, बिल को डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट का मतलब है एनकैश करा देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जैसे सेकेंडरी फंक्शन। तो पहला है इसमें एजेंसी फंक्शन, एजेंट। ओके, कमर्शियल बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है। पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड्स को ट्रांसफर कर सकता है। ओके, कलेक्शन ऑफ फंड्स, आपके बिहाफ पे आपका फंड को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, आपके बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है, ठीक है। पेमेंट, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कलेक्ट करेगा, डिविडेंड को कलेक्ट करेगा। पेमेंट ऑफ बिल्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, acting as executor and trustee of will, acting as correspondent and representative to customer and provide letter of credit to the customer। तो ये सारे functions हैं। फिर जनरल यूटिलिटी functions, purchase and sale of foreign exchange, issuance of travelers check, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स एंड लॉकर्स, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है कौन, कमर्शियल बैंक्स। तो आपको इनका मीनिंग की जरूरत नहीं है कि भाई किसका सर क्या मीनिंग होता है, तो आपको मीनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो आपको ये फंक्शंस पता होने चाहिए बस। नेक्स्ट आता है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक है एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक एपेक्स बॉडी है। सेंट्रल बैंक है एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन और क्या है, एक एपेक्स बॉडी, एक सुप्रीम बॉडी है बैंकिंग सिस्टम की, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को एंटर इकोनॉमी में रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है। ओके, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे किसके कंट्रोल में रहते हैं, आरबीआई के। आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और पूरे इंटर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अब फंक्शंस क्या है इसके, तो सबसे पहले बैंक ऑफ इशू। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, बैंक ऑफ इशू का मतलब है ये करेंसी को क्या करता है, इशू करता है। इट हैज मोनोपोली पावर ओवर द करेंसी नोट। इसकी एक मोनोपोली पावर है किसके, करेंसी नोट को इशू करने में। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंकर है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये बैंकों का भी बैंक है और इनका क्या है, सुपरवाइजर है, सुपरविजन करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, क्रेडिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर कहीं से कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो कहां से ले सकता है, वो सेंट्रल बैंक से। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्या है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज किसकी कस्टडी में रहता है, किसकी कस्टडी में रहता है, सेंट्रल बैंक की कस्टडी में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, तो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वो है हमारे पास मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक। ये मेन फंक्शन है जो कमर्शियल बैंक क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। प्लीज जहां पे भी प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसीलिए चल रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं बच्चों, और इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल में पूरी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी प्लीज। मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या घबराहट हो रही है, उनको घबराने, प्लीज बेटा हैव सम कॉन्फिडेंस। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ घबराना नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है, कॉन्फिडेंस रखिए। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई की है, और उम्मीद रखें इंशाल्लाह जो पढ़ा है उसी में से आपको पूछा भी जाएगा, ठीक है। चलो, तो क्रेडिट क्रिएशन की अगर हम बात करें तो क्रेडिट क्रिएशन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्रेडिट क्रिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, और इसको हम इनिशियल डिपॉजिट का भी नाम देते हैं। क्या देते हैं इसको हम, इनिशियल डिपॉजिट
डिपॉजिट का भी नाम देते हैं। एंड लीगल रिजर्व रेशियो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, LRR के। एंड LRR इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, प्राइमरी डिपॉजिट और लीगल रिजर्व रेशियो। और लीगल रिजर्व रेशियो के दो पार्ट हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। क्रेडिट CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो आपका कॉमर्शियल बैंक जो रिजर्व किसके पास रखती है, सेंट्रल बैंक के पास, और वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है वो कहलाता है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, क्लियर है इतना? चलो अब हम देखते हैं कि मनी क्रिएशन कैसे होता है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला एजम्पशन है, सबसे पहला एजम्पशन है ऑल बैंकिंग यूनिट्स विल बी ट्रीटेड एज वन। सारे बैंकिंग सिस्टम को हमें क्या मानना है, वन मानना है। और दूसरा, ऑल ट्रांजैक्शंस रूटेड थ्रू बैंक्स, ऑल ट्रांजैक्शंस रूटेड थ्रू बैंक्स, सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या मानना है, वन यूनिट, सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या मानना है, वन यूनिट। एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल द पेमेंट्स एंड रिसीट्स थ्रू बैंक्स, और जितनी भी ट्रांजैक्शन है किसके थ्रू रूट हो रही हैं, रूटेड थ्रू बैंक्स, रूटेड थ्रू बैंक्स, ट्रांजैक्शंस रूटेड थ्रू बैंक्स, सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ से हो रही हैं, थ्रू बैंक्स, बैंक्स के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, अब देखिएगा कैसे। सपोज करिए एक ए है, ठीक है, ए ने बैंक से 1,000 रुपये का लोन लिया, ए ने बैंक से क्या करा, 1,000 रुपये का लोन लिया है। ठीक है, अब वो लोन लेकर क्या करेगा, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा या कंज्यूम करेगा। तो फिर से ये जो 1,000 रुपये हैं या जो भी लोन इसके पास पहुंचा है वो फिर से किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा, घूम फिरा के कहाँ आ जाएगा, फिर से बैंक के पास। तो हमने यही माना है कि सारी ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू होंगी बैंक्स के। अब देखना जरा, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ इनिशियल डिपॉजिट, ये हमारे पास एक कॉलम आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया रेट ऑफ LRR, रेट ऑफ LRR। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लोन का अमाउंट। ओके, अब इनिशियल डिपॉजिट मैंने कहा आपसे 1,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट था, LRR का रेट मैंने ले लिया 20%। कितना ले लिया, 20%। तो इसका मतलब आपको लीगली कितना रिजर्व मेंटेन करके चलना है, 1,000 का कितना, 20%, 200। तो आप कितने का लोन दे सकते हो आगे, 800 रुपये का। तो जिसके पास ये लोन गया है वो फिर से इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, तो फिर से पैसा किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास। तो बैंक में कितना पैसा आ गया, अब 800 रुपये। अब 800 रुपये का कितना परसेंट आपको LRR क्रिएट करना है, 20%, मतलब 160। तो आप कितना आगे लैंड कर सकते हो, 460 लैंड कर सकते हो। अभी 460 फिर से किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास, क्योंकि हमने ये अजम्पशन लिए, कितना, 640 आ गया। अब 640 आने के बाद आप कितना LRR रखोगे, 128। तो आपके पास कितना बचेगा, 512। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलेगा, व्हेन LRR इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट, जब तक LRR किसके बराबर नहीं हो जाएगा, इनिशियल डिपॉजिट्स के। तो ये हमारे पास कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है, हम एक बार उसको समझ लेते हैं। देखो कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है हमारे पास, या मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। तो 1/LRR का मतलब है 1/20%। तो 20%, ये 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/20। तो LRR मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर कितना, 5 टाइम्स। कि आप जितना भी आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा, ओके, मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा, मनी क्रिएशन कि आपके पास इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1000, और मनी मल्टीप्लायर कितना, 5 टाइम्स। तो आपके पास कितना क्रिएट हो गया, मनी 5,000 रुपये। कितना क्रिएट हो गया, मनी क्रिएशन कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो मतलब जमा कराया था आपने स्टार्टिंग में 1,000 रुपये बैंक में, तो बैंक उसके कितने रुपये बना सकता है, 5,000 रुपये बना सकता है बैंक। 1,000 के कितने बना सकता है, 5,000। तो इसका मतलब हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो दो चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। पहला है हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट, और दूसरा होता है रेट ऑफ LRR। भाई रेट ऑफ LRR, अगर ये दोनों चीज़ों के ऊपर क्या करेगा, मनी क्रिएशन डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इनिशियल डिपॉजिट में चेंज कर दूं तो हमारे पास मनी मल्टीप्लायर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं LRR को चेंज कर दूं तो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर मैं रेट ऑफ LRR 10% ले लेता हूँ, LRR कितना ले लें, 10%, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। तो 1/LRR का मतलब 1/10%, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 100/10, तो ये कितना टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स। इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन क्या है, रेट ऑफ LRR जितना कम होगा, रेट ऑफ LRR जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अब देखो यहाँ पर 20% लिया था तो ये कितना आ रहा था, 5 टाइम आ रहा था। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड रेट ऑफ LRR। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई। इससे इतना ही पूछता है क्वेश्चंस में, ठीक है, क्लियर है। जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। ओके, आई होप इतना सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो ओके, अब एक फंक्शन परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक के, जो क्रेडिट क्रिएट हुआ है ना इसको कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? कंट्रोल करेगा। कौन कौन करेगा कंट्रोल? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब आरबीआई देखो कैसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। आरबीआई देखो कैसे कंट्रोल करेगा। आरबीआई लीगल रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? लीगल रिजर्व रेशियो को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। देखो इससे मतलब क्या होगा कि अब कमर्शियल बैंक को ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स कहां पे जमा कराने हैं? आरबीआई में। जब आरबीआई में ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स वो जमा कराएगा, रिजर्व ज्यादा से ज्यादा जमा कराएगा, तो उसके पास खुद कम पैसा पहुंचेगा। जब उसके पास खुद पैसा कम पहुंचेगा तो वो पब्लिक को भी पैसा क्या करेगा? कम प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पर, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, तो महंगाई का बढ़ने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब लोगों का के पास पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो इस केस में जो आरबीआई है लीगल रिजर्व रेशियो को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अब आता है रेपो रेट, ठीक है। अब आता है एक रेपो रेट। रेपो रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रेपो रेट को क्या कर देगा? आरबीआई इंक्रीज कर देगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक फिर क्या लेंगी? कम लोन लेंगी, तो पब्लिक को भी लोन कम देंगी। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन को क्या कर देगा? वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस में पैसा होता है, तो इस केस में सेंट्रल बैंक किससे पैसा ले लेती है? कमर्शियल बैंक से। तो कमर्शियल बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब देखना आरबीआई और क्या क्या काम करता है, मैं और बता दूं आपको, ठीक है। हमने दो चीजें देख ली, एक हो गया हमारे पास क्या हो गया? एक हमारे पास एलआरआर है ना, दूसरा हमने देख लिया रेपो रेट और उसका पार्टी था रिवर्स रेपो रेट। एक तीसरा आएगा हमारे पास बैंक रेट। क्या आएगा? बैंक रेट, जिसको हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट। ये वो रेट है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, किस पर्पस के लिए? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जब महंगाई ज्यादा है, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, अब और पैसा ना पहुंचे पब्लिक के पास, तो ये क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक इससे लोन कम लेगा, तो पब्लिक को भी लोन कम दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या आता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। सपोज करिए आपको 50,000 रुपये का लोन लेना है, 50,000, तो आपको 80,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा करानी है। लोन लेना है 50,000 रुपये का और सिक्योरिटी कितनी जमा करानी है? 80,000 रुपये की। तो इसका मतलब इसमें मार्जिन कितना है? मार्जिन देखें तो कितना है? 30,000 का मार्जिन है, ठीक है। अब बताइए, अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को सेंट्रल बैंक क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। कैसे भाई? आपको क्या करना है? 80,000 की सिक्योरिटी जमा करानी है, लेकिन आपको लोन कितने का मिलेगा? सिर्फ 30,000 का लोन मिलेगा। तो इसका मतलब मार्जिन कितना हो गया? 50,000 का मार्जिन हो गया। अब क्या है? अब पब्लिक के पास पैसा कम पहुंच रहा है। जब पब्लिक के पास पैसा कम पहुंच रहा है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पहुंच रहा है, तो वो डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है एक मोरल स्वेजन। क्या आता है? मोरल स्वेजन। तो मोरल स्वेजन का मतलब ये है कि आरबीआई क्या करता है, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है? वो बताता है, वो एडवाइस देता है किसको? कमर्शियल बैंक को, कि भाई आपको इस सेक्टर को पैसा देना है, इस सेक्टर को पैसा नहीं देना है, ठीक है। ओके, क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है? क्रेडिट रैशनिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्करेज करेगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या है कि एक चीज़ फिक्स कर दी जाती है कि इस सेक्टर को इतना लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब जब इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्रेडिट रैशनिंग को क्या कर देगा? सेंट्रल बैंक कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करना? बाय और सेल करना। अब देखिएगा, पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप पब्लिक का पैसा अपने पास खरीदने की कोशिश करोगे कि वो पैसा मैं रख लूँ, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ दिस इज द गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो मैंने क्या करना है? आपके पास पैसा है, तो आपका पैसा मैं सेंट्रल बैंक को मैं रखना चाहूँगा,
तो मैंने ये सिक्योरिटी आपको बेच दी, तो आपका पैसा मेरे पास आ गया। तो अब क्या है, अब आप इस सिक्योरिटी से कोई डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि आपका पैसा मैंने एक्वायर कर लिया। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई सिक्योरिटीज को क्या करता है, सेल करता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या करेगा, आरबीआई सेल कर देगा। और अगर डिफ्लेशन की बात है, अगर डिफ्लेशन की बात है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो पब्लिक के पास पैसा पहुंचाएगा, तो ये जो सिक्योरिटीज उनको बेची थी वो वापस से उनसे क्या कर लेगा, खरीद लेगा और उनको पैसा दे देगा। तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करेगा, वो बाय करेगा। ड्यूरिंग डिफ्लेशन क्या करेगा, वो बाय करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, आई होप ये मनी एंड बैंकिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जहां पर मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा। और याद रखना इंशाल्लाह जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा आप। और हाँ, जो बच्चे आंसर कीज के लिए परेशान हैं तो आज इंशाल्लाह आज रात तक मैं आपको आंसर की सारी प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप परेशान ना हुआ करें। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, वर्क हार्ड।